अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकॉनमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान एंड अज़रबैजान, जो कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान अवेल करने जा रहा है। $2 बिलियन तक यहां पर बिजनेसेस बढ़ाने का एक अज़्म है, और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक कीन होके FDI के बारे में फोकस्ड होके काम करने को नेसेसिटी करार दे रहे हैं। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि SIFC के थ्रू भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए कोशिशें की गई, और आज हमने वाज़े तौर पे देखा जब अज़रबैजान के साथ $2 बिलियन तक के लिए ये अमाउंट जो है वो जनरेट करने की बात हो रही है कि FDI आना चाहिए, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी तो ही कारोबार बढ़ेगा, तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। डिटेल डिस्कशन करेंगे आज। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब अभी इस वक्त उज़्बेकिस्तान ताशकंद पहुँच चुके हैं। वो यहाँ पर हम देखेंगे कि तमाम पाकिस्तान एंड उज़्बेक जो बिज़नेस कम्युनिटी है उससे भी मुलाकात करेंगे, उनसे भी खिताब करेंगे, और ये देखा जाएगा कि पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान जो ट्रेड टाइज़ हैं ये कैसे स्ट्रॉन्ग होंगी। इससे पहले भी आपको याद होगा जब PDM गवर्नमेंट थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त भी उज़्बेकिस्तान गए थे, और उस वक्त भी ट्रेड के हवाले से जो न्यू डेवलपमेंट्स हुई थी वो आज भी हम उसके फ्रूट्स जो है वो देख रहे हैं। और यकीनन जब आज ये विज़िट हुआ है और इसके साथ साथ जब बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकातें होंगी तो आप B2B बिजनेसेस भी जनरेट होते हुए देखेंगे। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो एक अफगानिस्तान कंट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि शुगर के हवाले से गुड न्यूज़ है जो आपको बताना ज़रूरी है कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री स्मगलिंग नहीं बल्कि एक प्रॉपर बाइंग जो एक हम कह सकते हैं कि ट्रेड देखी गई है। और साथ साथ ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जब ये ब्रेक की न्यूज़ सबको बताया तो ये बड़ा एक हम कह सकते हैं कि न्यू डायनेस्टी एक स्टार्ट होने जा रही है कि आने वाले दिनों में जब हम देखेंगे कि ट्रेड बिजनेसेस या फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात होगी। अब ये बात नहीं होगी कि बिजनेसेस जो है वो ट्रांजिट के थ्रू कर लें या फिर हम जो है वो स्मगलिंग के हवाले से बात करें, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस भी स्ट्रांग होंगे। आज इसके हवाले से बात करेंगे, और क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करना ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने वाज़े तौर पर बताया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब क्रिप्टो करेंसी मुतारिफ करवाएं, और वर्चुअल करेंसी जबकि पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है तो ये हमारे मुल्क में भी होना ज़रूरी है। एक इकॉनमी के हवाले से पैकेज देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात हमेशा से बिरादराना और करीबी रहे हैं। मुश्तरका मजहबी वर्से, सकाफती इक़दार और इक़्तिसादी शराकतदारी पर मबनी है। हालिया बरसों में दोनों बिरादर ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद मुस्तहकम करने और फरोग देने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं, जिनमें दिफा, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान के हालिया 2 रोज़ा सरकारी दौरे में अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा इक़्तिसादी और तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी उमूर पर यकजहती का मुजाहिरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसले कश्मीर पर अज़रबैजान की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया और निगोर्नो काराबाग पर अज़रबैजान की कामयाबी को सराहा और उसकी मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और ECO समेत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर दोनों ममालिक के फाल ताउन पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान तिजारती ताल्लुकात में बतदरीज इजाफा हो रहा है, और हालिया मुआहिदों के तहत दोनों ममालिक ने बाहमी तिजारती हजम को $2 अरब तक पहुँचाने का अज़्म किया है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि बाहमी सरमायाकारी के मुआहिदों को तेज तर बुनियादों पर हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म के हालिया दौरे में कई अहम मुआहिदों पर इत्तफाक हुआ, जिनमें तवानाई के शोबे में ताउन, तेल और गैस की तरसील के मंसूबे और बुनियादी ढांचे की तरक्की शामिल हैं। दोनों ममालिक ने LNG की खरीदो फरोख्त के एक तरमीमी मुआहिदे पर भी दस्तखत किए, जो पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में मजीद इस्तेहकाम फराहम करेगा। अज़रबैजान ने पाकिस्तानी चावल पर दरामदी ड्यूटी में इस्तिस्ना दिया है, जिससे चावल के बरामदात में इजाफा मुतवक्की है। दिफाई पैदावार के शोबे में भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक हुआ, जिसके तहत मुश्तरका दिफाई मंसूबे और हालिया मुआहिदे इस ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करेंगे। इन इक़दामात से न सिर्फ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत होंगे बल्कि दोनों बिरादर ममालिक के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और तरक्की में भी नुमायां बेहतरी आएगी।
पाकिस्तान एंड अजरबैजान एंड पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, जब रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे तो रीजन के अंदर हमारे बिजनेसेस जो है वो आगे बढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट हैं मौजूद स्टूडियो में, उनको खुशामदीद कहेंगे। मोहम्मद एहसन मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं पाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान रिलेशंस, $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ताशकंद में मौजूद है। अब यहाँ देखा जा रहा है कि अब उज़्बेकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड होने की बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नताशा, बात ये है, ये पिछले एक साल में जो इस करंट गवर्नमेंट ने हार्ड टाइम गुजारा है, ये अब उसका फ्रूट मिलने की बारी आ रही है। जो SIFC, जैसे आपने कहा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, और प्राइम मिनिस्टर का जोर था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ, और उसका आधा अभी प्रेसिडेंट जो अज़रबैजान हैं, उन्होंने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कमिट किया, प्लेज किया कि हम $2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में। आप प्रोजेक्ट्स हमें बताएं। अब वो प्रोजेक्ट्स कितनी जल्दी ये तैयार होते हैं और वहाँ से वो कितनी जल्दी आती है, बट पॉजिटिव ये है कि दुनिया ने, क्योंकि काफ़ी हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक नेगेटिविटी स्प्रेड थी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, तो वो अब प्लजेस आना स्टार्ट हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट भी आना स्टार्ट होगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो इकॉनमी भी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, जिससे पॉजिटिविटी बेहतर होगी पाकिस्तान में। राइट। और जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के ही हवाले से, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जो एक हम कह सकते हैं एक एपेक्स बॉडी, पावरफुल एपेक्स बॉडी SIFC मौजूद है। इसका भी बड़ा एक रोल है, बहुत ज़्यादा इसकी एफर्ट्स है, जिसका हम फ्रूट्स भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम इन्वेस्टमेंट भी आते हुए देख रहे हैं। इन द रीजन हमारे पास एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नताशा, आप ठीक कह रही हैं। SIFC ने बहुत एफर्ट की है। इस जो अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जनरल सरफराज साहब, और वो इस पे जितनी मेहनत कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे हमारे हालात थे या जिस हार्ड टाइम से हम गुजरा है पाकिस्तान, इकॉनमी, इन्फ्लेशन, डॉलर, इन सारी चीज़ों को देखते हुए, जिस तरीके से अभी आप महंगाई को 2.4% पे ले आए हैं, इंटरेस्ट रेट अभी आपका 12% पे, और 10 मार्च को जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पे उम्मीद है 1.5% और कम होगा। तो ये SIFC ने जिस तरीके से चीज़ों को कैरी किया है, गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कैरी किया है, तो ये इन तमाम चीज़ों के साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि इसके समरात पब्लिक में अभी नहीं आए हैं, बट गवर्नमेंट के लेवल तक काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। आपके रिजर्व बढ़ गए हैं, आपको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के प्लजेस मिलना शुरू हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बजट के बाद इमीडिएटली पब्लिक को भी एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। अभी IMF का मिशन आया हुआ है जो क्लाइमेट चेंज पे आपको 1.5 बिलियन देना चाह रहा है। उसके बाद मार्च के सेकेंड वीक के अंदर सेकंड मिशन आएगा IMF का, वो अपनी इंस्टॉलमेंट के लिए। तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हैपनिंग है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके इम्पैक्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता नजर आने शुरू होंगे। अच्छा, अब हम बजट की ही बात कर रहे हैं, और बजट के थोड़ा सा एक कि जब बजट तैयार किया जाएगा तो उसमें कुछ इंसेंटिव्स या कुछ सेक्टर्स को जो है वो लाइमलाइट में रखा जाएगा, उसके हवाले से बात करना ज़रूरी है। ख़ासकर हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने की बात हो रही है, ताकि तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो उससे रिलेट भी करती हैं और उसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा वर्किंग ऑर्डर में भी आती हैं। जी बिल्कुल नताशा, आपने ठीक कहा। बल्कि अभी कुछ आप कह लें 1-1.5 माह पहले प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई, जिसने तमाम सिफारिशात मुरतब कर ली हैं। और अभी को 5 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग चेयर की, जिसके अंदर मज़ीद चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए कहा कि आम आदमी को अपना घर, अपनी छत मिल सके, उसको बैंकों से आसान शराइत पे, सब्सिडाइज रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे घरों के लिए कर्जा मिल सके। ये चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं। और अब इस वक्त जो करंट पोजीशन है कि टास्क फोर्स और जो वर्किंग ग्रुप्स की कमेटीज थी, उन्होंने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, पेपर वर्क तैयार करके अब टीम को हैंड ओवर कर दिया है। अब आहद चीमा साहब जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन है, वो इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे कहा कि आप इसको 1 पेजर की शेप में ले आएं, ताकि हम एक दफ़ा ही IMF से इसकी अप्रूवल ले लें, बजाय इसके कि एक चीज़ की स्टेप में जो अप्रूवल्स लें
तो बेहतर है एक दफ़ा ले लें और इसका कुछ पोर्शन अभी मार्च में इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लाइक जो टैक्स की रैशनलाइजेशन है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली, और कुछ पोर्शन बजट के साथ लिंक हो जाएगा जिसमें आप कह लें लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड होगी। तो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका आएगा। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट मैं समझती हूँ कि जीडीपी ग्रोथ पे आएगा, यानी कि हम जो एक एक्टिविटी मिस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर आप उसको देखिए, मैं तो खुशी हुई मुझे देख के ये चेयरमैन एफबीआर साहब ने एडमिट किया कि हमने लास्ट बजट में हैवीली टैक्स कर दिया, जो कि गलत किया हमने, उसकी वजह से इकोनॉमी भी चोक हुई। एक थोड़ी सी ये भी बात हो रही है कि 23 बिलियन रुपीस जो है वो इकट्ठे कर लिए गए बैंक से, यानी कि 16 बैंक से जो है वो 23 बिलियन रुपीस टैक्स कलेक्ट किया गया है। तो कहा यह जा रहा है बैंक्स के हवाले से भी कुछ रिलीफ दिया जाएगा। तो टैक्स तो कलेक्ट करना है, चाहे वो अगर इंसेंटिव्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दिया जाए या बैंक्स को दिया जाए। सैलरी क्लास को स्क्वीज नहीं किया जाएगा, सैलरी क्लास को थोड़ा सा हम कह सकते हैं अब रिलीफ देने की जरूरत है। तो फिर टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, सवाल ये पैदा होता है ना फिर। नताशा, बात ये है, ये अभी आपने जैसे 23 बिलियन विंडफॉल टैक्स जो कलेक्ट किया गया, सिंध हाई कोर्ट ने इस पे स्टे दिया हुआ था। पहली चीज तो ये है, ये जो एग्जेक्टिव है, जुडिशरी को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। बट चले सर, ये तो एक अलग बात है नहीं ना। इसमें मैं आपको ऐड ऑन करता हूँ। हमारी टास्क फोर्स में फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हम जाके जुडिशरी से भी बात करेंगे कि कुछ 35 ट्रिलियन के केसेस टैक्सेस के, जैसे भी ये 23 बिलियन का था विंडफॉल वाला टैक्स वाला, तो वो रिकवर हुआ। तो जुडिशरी अननेसेसरी स्टे दे देती है, जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी चोक हो जाता है। देखिए, मैं नहीं चाहती कि कोई पॉलिटिकल डिस्कशन हो, लेकिन थोड़ा सा हम ये देख सकते हैं कि टैक्स बेस बढ़ाना भी जरूरी है, टैक्स कलेक्ट करना भी जरूरी है, लेकिन उन लोगों से टैक्स ना लिया जाए जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, उनसे टैक्स लिया जाए जो टैक्स छुपा रहे हैं या टैक्स फाइलर अभी तक नहीं बने। बेसिकली नताशा, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बट हमारे यहाँ रिवाज है कि जिसके ऊपर पहले ही बोझ है उसी पे, जैसे अभी इस करंट बजट को आप ले लें, यही एक स्टीरियोटाइप जो चीजें हैं उसको तोड़ने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए जो है वो अब फाइनली जो एक बजट बनेगा, या फाइनेंस मिनिस्टर साहब या प्राइम मिनिस्टर साहब जिस तरीके से कीन होकर काम कर रहे हैं, तो अब इसी चीज को ब्रेक किया गया है ना, अब तरीके से जो है वो काम किया जाएगा। मैं समझता हूँ सैलरीड क्लास ने बहुत सफर किया है। मतलब लोगों की जो पहले सैलरी घरों में जा रही थी, जिन दोस्तों से बात होती है, वो टैक्स की परसेंटेज बढ़ने से उनको नुकसान हुआ है, उनकी टैक्स की परसेंटेज से। इसी तरह बिजनेसमैन कम्युनिटी का चेयरमैन एफबीआर साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो कॉर्पोरेट टैक्स का रेट है वो 39% है, और आप जब कंपेयर करें इंडिया से तो वहां पे 29% है। तो मतलब ये छोटी डिफरेंसेस नहीं है। जब बहुत बड़ा मैसिव एक तो जब आपको पॉलिसी रिविजिट हो रही है और पॉजिटिव चीजें स्टार्ट हुई हैं, मैंने जैसे आपसे कहा ना, गवर्नमेंट का पहले थोड़े से मसाइल और थे, बट अभी फोकस्ड इकोनॉमी पे है और पॉजिटिव चीजें हो गई। हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी चले गए, हमने इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर ली, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी। और आईएमएफ से भी जब हमने तमाम कंडीशनैलिटीज भी फुलफिल कर ली, तो अब हमारे पास जो रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, अब हम रिफॉर्म्स देखेंगे। जो न्यू बजट आएगा, आप समझते हैं टैक्सेस के हवाले से हो या डिफरेंट सेक्टर्स की पॉलिसीज के हवाले से हो, वो थोड़ा सा आइडियल होगा। इस बार लोग जो है वो थोड़ा सा नाराज नहीं होंगे जो लास्ट टाइम हुए थे। नाराज तो शायद पता नहीं, अब ये बजट जब आएगा उस वक्त तो पता चलेगा, क्योंकि फिगर्स की जो जगलिंग होती है वो आपको उसका इम्पैक्ट पहली सैलरी या बिजनेस की टैक्स रिटर्न देने के बाद पता लगता है हमें क्या इम्पैक्ट आया। पहले दिन बजट जब जिस दिन पेश होता है उस दिन तो लोगों के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहती है कि ये क्या अनाउंस हुआ है। बट मैं समझता हूं कि इस दफा कुछ सेंस प्रिवेल करेगी, सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलेगा, बिजनेसमैन को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि बिजनेस एक्टिविटी बढ़े, मुल्क में इकोनॉमी ग्रो करे। बट ये जो हमने अभी स्टार्ट में बात की, जैसे हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है जो आपकी मुल्क की इकोनॉमी को ड्राइव करवा सकता है, राइट, और ऐसी डायरेक्शन पे लेके जा सकता है जहां पे आपकी इकोनॉमी को ग्रोथ मिलती है। चलिए, जब न्यू इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं, हमने आईपीपीस के हवाले से देखा, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईपीपीस से निगोसिएशन हुई हो, बातचीत हुई हो, फिर कुछ इंप्लीमेंट हुआ हो। गवर्नमेंट भी ये सोच रही है कि तकरीबन 8 रुपए पर यूनिट जो है वो कमी देखी जाएगी,
इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, और यकीनन आवाम को इसके जो है वो आने वाले दिनों में रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो आईपीपीज जो कि बात मान रहे हैं, जो रिविजिट कर रहे हैं जो उनके अग्रीमेंट्स थे, वो तो ठीक है। जो नहीं कर रहे अग्रीमेंट्स रिविजिट, तो उनको आने वाले दिनों में कोई ऑडिट का भी सामना करना पड़ेगा, ये बात सामने आ रही है। तो क्या समझते हैं, आईपीपीज के हवाले से क्या कहेंगे? आईपीपीज के ऊपर बिल्कुल आपके सामने पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बना। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बिलों जी, के जी, यूनिट जी। की प्राइसेस बढ़ी और उसके बाद जो एहतजाज भी स्टार्ट हुए और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उसका नोटिस लिया और आईपीपीज पे एक डिबेट स्टार्ट हुई। ये जो अभी रिलीफ की बात हो रही है 8 रुपए पर यूनिट की, ये बिल्कुल आईएमएफ के सामने भी ये प्रपोजल रखा जाएगा और वाकई जिन लोगों को आईपीपीज जिनके यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए हम उनको भी पेमेंट कर रहे हैं, उस चीज का भी ऑडिट होना चाहिए। मतलब ये कैपेसिटी पेमेंट। जो कैपेसिटी पेमेंट है, जी। मतलब आपने एक चीज यूज ही नहीं की और आपने उसकी भी पेमेंट करनी है, तो उसका भी लगारी साहब कोई वे आउट निकाल रहे हैं। तो मतलब मैंने कहा ना कि चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में हैं और अच्छी हैपनिंग्स होंगी, क्लैरिटी बजट के बाद आएगी। राइट चलें जी, गुफ्तगू जारी है। 100 इंडेक्स अपडेट्स देखते चलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की आज की मार्केट में क्या अपडेट्स मौजूद हैं, परफॉर्मेंस ओवरव्यू क्या है। ओपन हुई मार्केट 1,14,330.1 के लेवल पर, हायर साइड से मार्केट गई 1,15,889.6, लोअर वाज 1,14,178.55। मोर और लेस आप देख सकते हैं ओपनिंग साइड से ही जो है वो मार्केट में लोअर साइड भी देखा गया और फाइनली क्लोजर 1,14,528.08 यानी कि 197.98 का इजाफा आज के दिन देखा गया। एक अच्छी चेंज देखी जा रही है। वीक का आगाज भी बड़ा ऑप्टिमिज्म क्रिएट किया, वीक के आगाज में ही कल के दिन, मंडे के दिन, और आज भी मार्केट ने उसको फर्दर कंसोलिडेट करके एक स्टेबिलिटी की तरफ आई। गुफ्तगू जारी है। एहसन साहब मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, आपने आईपीपीज का भी जिक्र किया, टैक्सेस के हवाले से भी हमने डिटेल डिस्कशन की। मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही हैं और ख़ासकर न्यू बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपने एक इंडिया दिया कि 10 मार्च जो न्यू एक पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होगी, 2 पॉलिसी रेट बाकी हैं बजट से पहले, जी बिल्कुल। तो उसमें एक मजीद जो है वो एक हम कह सकते हैं लाइफलाइन क्रिएट की जा रही है कि बिजनेस कम्युनिटी हैप्पी हो जाएगी। तो आप क्या कहेंगे, न्यू बिजनेसेस जो आ रहे हैं या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप जो हो रही है? नताशा, बिल्कुल 10 मार्च को एक है उम्मीद है कि शायद 1-1.5% अभी कम होगी और फिर अप्रैल में है और फिर जून में है। जी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और आर्मी चीफ ने पहले ही अनाउंस किया था कि बिफोर बजट ये हम इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। बिल्कुल। तो आप ये कह लें कि हम उस ट्रैक पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको सिंगल इस डिजिट में बार ले 100 आएंगे बिप्स हो जाते हैं, नेक्स्ट पॉलिसी में 100 बिप्स हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक और सिंगल डिजिट की फिगर में हम आ 10 जाएंगे। परसेंट पे आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होगा कि जो कुछ 33 ट्रिलियन बैंकों में डिपॉजिट्स पड़े हुए थे, वो पैसे बाहर आएंगे। सेविंग्स वो जो हुए जो हुए थे। सेविंग थे, प्लजेस हुए हुए थे, तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। वो किसी न किसी बिजनेस में लगेंगे, कोई फैक्ट्री लगेगी, कोई बिल्डिंग बनेगी, तो एवेन्यूज नए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। आईटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में जी। SIFC बहुत सपोर्ट कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए भी लोगों को लेकर आ रहे हैं और लोकल लोगों को भी काफ़ी इनकरेज कर रहे हैं। तो बात ये है कि जब ये सारी चीज़ें अल्लाह करे चलेंगी तो चीज़ें बेहतर होंगी। राइट, वेल थैंक यू सो मच। मोहम्मद एहसन साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और ख़ासकर हम कह सकते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब टास्क फोर्स के ज़रिए काम कर रहे हैं, वो फाइनली अब हम कह सकते हैं उसके पर्क्स इस साल के अंदर ग्रोथ का एक जो है पर्सपेक्टिव बिल्ड करते हुए दिखाई देंगे। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन।
हम देख रहे हैं कि न्यू एक्सप्लोरेशन के हवाले से बात हो रही है, न्यू डिस्कवरी देखी गई है। वजीरिस्तान में गैस और तेल के नए ज़खायर डिस्कवर किए गए हैं और जैसे जैसे न्यू डिस्कवरी की हम बात कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए इम्पोर्ट बिल की हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी एक यहाँ पर रैशनलाइजेशन होगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे हम खुद कफील होंगे यानी कि सफिशेंट होंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो ये एक हम कह सकते हैं अप्रिसिएशन है या हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे आपको भी और हम खुद भी इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे डिस्कवरी होना वज़ीरिस्तान में ऑयल एंड गैस के हवाले से पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। आज इसके हवाले से बात करेंगे, साथ साथ कार्टलाइजेशन के हवाले से बात करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस बात को फौरी तौर पे कीन होकर इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है कि कार्टल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज़ की प्राइस के अंदर कार्टल नहीं होना चाहिए। जो भी कार्टल की जो है वो इतला देगा यानी कि कार्टलाइजेशन हो रही है यहाँ पर किसी भी सेक्टर के अंदर तो उसको तकरीबन 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। आज इसके हवाले से बात करेंगे क्योंकि करप्शन को रोकना भी प्रायोरिटी है और जैसे जैसे मुल्क के अंदर हम कह रहे हैं रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो कार्टल होना भी जो है वो हमारे लिए एक बदकिस्मती होगी। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अगेन एक इनिशिएटिव लिया है, इसको भी सराहना ज़रूरी है। आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। सैयद खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, वजीरिस्तान में न्यू डिस्कवरी हुई है, पाकिस्तान में ऑयल एंड गैस के ख़जाने मौजूद हैं और नए नए हम कह सकते हैं कि ये डिस्कवरीज की बात हो रही है, कितना फ़ायदेमंद साबित होगा सर हमारे लिए? देखिए, सारा खेल ऑयल एंड गैस का ये है कि उसी की बुनियाद पे हम एनर्जी पे आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छी ख़बर है और ये जो नॉर्थ वज़ीरिस्तान में दरियाफ़्त हुई है 12.96 मिलियन क्यूबिक फ़िट, ये बहुत बड़ी तादाद है, हजम है इसका। और इस पे मरी एनर्जीज़ वालों ने लास्ट ईयर खुदाई शुरू की थी, मेरा ख्याल शायद मई में जब 28 में वगैरह को किया था। और इसमें ये इस अब कामयाब हुए हैं और अब बाकायदा ज़ाहिर अनाउंसमेंट हो गई है। अच्छा, एक चीज़ समझने की है कि हमारे यहाँ नॉर्थ में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के इलाके में माइंस की कोई कमी नहीं है, न सिर्फ ऑयल एंड गैस की बल्कि इसके अलावा भी दूसरी चीज़। अच्छा, ऑयल एंड गैस में जो हमारी प्रोडक्शन की नौइयत है वो ये है कि हम पूरी दुनिया में 29वें मुल्क हैं, 29th कंट्री है। हमारे पास तकरीबन 9 अरब मिलियन जो है 90 मिलियन मौजूद है ऑयल एंड गैस, 12 साल की ज़रूरत गैस की मौजूद है। तो अगर तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सारा खेल ये है कि इस वक्त जो हम एनर्जी क्राइसिस से, पावर क्राइसिस से गुज़र रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है ख़ास तौर पे इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से हमारी तरक्की में रुकावट हो रही है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये तो अभी एक है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में जो पख्तूनख्वा में निकली है, इसके अलावा भी हमारे पास बेशुमार पाइपलाइन में मौजूद है जहाँ हम कह सकते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में और दूसरी भी दरियाफ़्त होगी, हर हाल में होगी। क्योंकि बहुत जो लोग जियोलॉजिस्ट हैं वो अच्छी तरह जानते हैं, हमारा इल्म उसमें महदूद है, कि किसी भी रूट पे जब कोई धात निकलती है, ख़ास तौर पे पेट्रोल के हवाले से, तो इसके मतलब कि वो ज़मीन में एक जगह नहीं मुक़य्यद बल्कि पानी के लहर की तरह मूव कर रही है ढलान की तरफ। तो जहाँ जहाँ निकल रही है उसके ढलान के इलाके में ये बात तय है कि उससे ज़्यादा निकलेगी। तो मैं समझता हूँ पूरे मुल्क के लिए ये मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं और ये खुशकिस्मती है हमारी। और अगर इसी तरह 2-4 निकल आए और तो मैं समझता हूँ कि हमारी किस्मत बदल सकती है। राइट। अच्छा फातमी साहब, यहाँ पर कार्टेल के हवाले से भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है कि जो कंपनीज, जैसे हमने देखा था सीमेंट प्राइस के ऊपर कार्टेल की बात हो रही थी, स्टील के ऊपर कार्टेल की बात हुई थी, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। क्या कहेंगे, कार्टलाइजेशन को ब्रेक करने के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख की जो एक इनाम की रकम मख्तस की है कि कोई भी अगर इसके बारे में न्यूज़ देता है तो यकीनन इसके ऊपर जो है वो काम किया जाएगा, क्रैकडाउन किया जाएगा। क्या कहेंगे सर? ये देखिए, बहुत अच्छी कोशिश है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें और भी, ये तो एक तरफ इंसेंटिव दिया कि आपको ख़बर देंगे तो 20 लाख, लेकिन दूसरी तरफ इसके हवाले से कवानीन को सख्त कर। देखिए, एक चीज़ समझ लें आप, 15 साल में तकरीबन 7 अरब रुपए हमारे जो है इसमें ब्लॉक हैं
और 189 कंपनीज़ हैं जो इसके जद में हैं जिन पे फाइन किया गया, और हार्डली 28 या 29 कंपनीज़ ने अब तक वापस किए हैं पैसे। तो इसके मतलब बहुत अच्छा होता ये है, अब तक के जो माजी का हमारा रिकॉर्ड है वो ये कि जब आप ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं तो ये सीधे कोर्ट जाके स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो उस स्टे ऑर्डर की वजह से इनको एक छूट मिल जाती है और फिर ये अपना कारोबार जारी रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब ज़ाहिर है गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब इसके पीछे लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, क्योंकि ये देखिए इसका मतलब सिर्फ ये कार्टेल का नहीं, मकसद ये है कि इसमें दोनों तरफ से नहीं, ताजिर भी और जो लोग सारिफीन हैं दोनों सही मानों में इस पे अफेक्टेड होते हैं। एक नहीं होता, वक्ती तौर पे ताजिरों को 2-1% को फ़ायदा हो जाता है, लेकिन ऑन द होल जनरल ताजिरों को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मोनोपोली हो जाती है, चंद लोगों के हाथ में दौलत चली जाती, और सार्फिन 100% इसमें नुकसान भुगतते हैं। कोशिश की जा रही है और इसमें ज़रा तेज़ी लाई जाएगी। तो इस इंसेंटिव 20 लाख, ये बहुत अच्छी खबर है कि 20 लाख आप खबर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत समझे आपके कंपनीज और जो दफातर है इनके दरमियान एक गठजोड़ है जो मिल के करते हैं। ज़ाहिर अकेले तो नहीं हो सकता, कोई छोटी सी चीज़ तो नहीं कि पॉकेट में ले जाएंगे आप। हज़ारों मन और टन का अजनास सीमेंट है या गेहूँ है या चावल होता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इनको ये टारगेट बनाना पड़ेगा कि अगर तो आप 189 में 15 साल में सिर्फ 28 को लिया, तो कम से कम 2 साल 3 साल में ये 189 को आप, क्योंकि बहुत बड़ी रकम, 1-2 रकम नहीं है, यानी इतनी बड़ी रकम है। मैं समझता हूँ कि 7 अरब नहीं 70 अरब रुपए जो आपके फंसे हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो डेप्थ में हैं, आपके एक किस्म से डूबे हुए पैसे। प्लस ये है कि जो सामने वाले लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं वो होशियार हो जाएंगे और रुक जाएंगे। उन्हें पता होगा कि भाई इसकी सज़ाएँ भी होती हैं, कारोबार भी ठप होता है, लाइसेंस भी कैंसिल होता है, बैंक अकाउंट भी सीज हो सकता है। तो ये, और इस सिलसिले में कवानीन की तरफ से, यानी हमारी जो जुडिशरी उसकी तरफ से भी आपको कोई ऐसा लायमल बनाना होगा, उनसे कहना होगा कि भाई इसमें कोई छूट दें और इतनी आसानी से इनको स्टे ऑर्डर न दिया करें, मेरा ख्याल है। राइट फातमी साहब, हम देख रहे हैं कि SIFC के क़याम के बाद से चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलाइज होने की तरफ से, यानी कि वो चीज़ें जिनके ऊपर बात भी नहीं होती थी, जिनको डिस्कस भी नहीं किया जाता था, वो भी अब फाइनली जो है वो एड्रेस की जा रही हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा IPPs के मसाइल को देखते हैं, जिसमें हम सबसे ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को देखते हैं, या फिर हम NOCs के हवाले से बात करते हैं, जो कि एक एक बहुत ज़्यादा इशूज़ उसमें बरपा थे, लेकिन अब वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की तरफ आ गए। इसके हवाले से क्या कहेंगे, और ख़ासकर जो अब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इंडिया दिया है कि बजट आ रहा है, उसमें चीज़ें जो है वो काफ़ी अलाइन हो जाएंगी, बिजनेसेस प्रमोट होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा, और आने वाले दिनों में हमारे लिए बिजनेसेस के लिए जो है बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं गुड न्यूज़ मौजूद है। बिल्कुल, मैं बताऊं आपको, फाइनेंस मिनिस्टर साहब बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बहुत फैसिलिटी दे। 2-3 बातें उन्होंने, जैसे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कहा, जो हम समझते हैं कि अभी तक फेक मनी थी सब कुछ, उन्होंने कहा नहीं, इस पे काम किया जाए। AI के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके लिए रेगुलेशन बनाया जाए। इसी तरह उन्होंने दूसरे ये कहा कि जो बजट है और जो बिज़नेस है इसमें ताजिरों के मशवरे लेना ज़रूरी है, उनके साथ मिल बैठ के। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपके यहाँ अच्छा, दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि अब तक ये होता था कि हम सारी चीज़ें प्रोडक्शन पे लगाते थे और कोशिश करते थे एक्सपोर्ट बढ़ाए। अब हम कोशिश करें कि नहीं, हमारे यहाँ ये चीज़ें हम खुद, जैसे चीनी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अब तक अफ़गानिस्तान स्मगल करते थे, हम पहली बार हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, इससे पता चल रहा है कि उनका जो इंडिया है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनका जो टारगेट है, उनका जो ख्वाब है, वो ज़रूर ऐसा है जिससे हम समझते हैं कि आने वाले, क्योंकि ये एक दिन का मसला तो नहीं है या एक दिन का मामला भी नहीं है, इट टेक्स टाइम। लेकिन जो अज़ाइम है जो मौजूदा हुकूमत, जैसे आप खुद जानती हैं कि वज़ीर आज़म साहब 2 दिन के दौरे पे अज़रबैजान और वहाँ से अब दूसरी जगह पहुँच गए हैं, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि बहुत 2 अरब की डील भी ऑलमोस्ट तय है, 1 महीने के बाद फाइनल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि सरकार की या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो आने वाले वक्तों में आवाम के लिए, जो बहुत दिनों से शिकायत थी आवाम को, जो बहुत दिनों से दुश्वारियाँ, एनर्जी रेट में कम हो रहा है, बिजली के रेट में कम करने जा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इस सारी चीज़ों को अगर यकजा किया जाएगा तो 2-4 ख़ास के बजट के बाद, खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कही है कि बजट के बाद लोग फील करेंगे कंफर्टेबल जोन में।
राइट, कंफर्ट जोन में आना, ग्रोथ का साल ये करार देना और साथ साथ एनर्जी क्राइसिस को दूर करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। बात हो रही है जब एनर्जी की, तो कमोडिटीज रेट्स देखते चलते हैं आज के मार्केट में, लोकली और इंटरनेशनली क्या रेट्स मौजूद है देखते चलते हैं। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 3,08,164 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 2,64,482 रुपीज। गोल्ड प्राइसेस में आप देख रहे हैं एक अपवर्ड डायरेक्शन देखी जा रही है। साथ साथ इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 2,943.43 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 70.66 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 74.66 डॉलर। फातमी साहब क्या कहेंगे आप, ऑयल प्राइसेस और खासकर गोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस में एक अपवर्ड रुझान देखा जा रहा है, लोकल मार्केट भी इसको इम्पैक्ट ले रहा है और इंटरनेशनली ऑफ कोर्स हमारे पास थोड़े से प्राइसेस जो है वो अपवर्ड देखे जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में यही ट्रेंड रहेगा या ट्रेंड चेंज हो सकता है? नहीं, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि ये गोल्ड की प्राइस जो है, चूँकि इंटरनेशनल मामला बहुत सारे उलझे हुए हैं, यूक्रेन वार चल रही है, अमेरिका की जो नई पॉलिसीज़ की वजह से लोग परेशान हैं, रशिया की पॉलिसी है, इंडिया सर पे बैठा हुआ, ये गोल्ड की अप एंड डाउन होगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि हम बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे गोल्ड की प्राइस से पाकिस्तान में। राइट अच्छा, आपने थोड़ा सा हम वजीरिस्तान डिस्कवरी पे अगेन बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा हमने ये देखा कि जब IMF भी हमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहा है, फाइनेंसिंग के हवाले से जो है देखा जा रहा है, ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान का मेन इनिशिएटिव है कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस हो, वहीं हमारे पास डिस्कवरी भी हो जाती है यहाँ पर, तो हमारे दो इम्पोर्ट बिल पे काफ़ी एक बैगेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ये कितना इम्पोर्टेंट होगा जब कमोडिटी की बात चल रही है और डिस्कवरी भी पाकिस्तान में हुई है, और हमारे पास जो रिफाइनरीज हैं वो 5 टोटल रिफाइनरीज हैं, इसका भी आप समझते हैं कि जब गवादर में रिफाइनरी बन जाएगी जो सऊदी अरब के ताउन से बन रही है, तो हमारे लिए कितनी ये सिचुएशन जो है वो अलाइन हो जाएगी कि आने वाले दिन बेहतर हो, हमारे लिए इंपोर्ट बिल कम हो और ऑटोमेटिकली हमारी किटी में पैसे बचते हैं? देखिए, सऊदी अरब के हवाले से जो आपने गवादर का कहा, ये काफ़ी दिनों से इसमें कोशिश जारी है और ये बहुत बड़ा जो हम टारगेट मीट करेंगे, कोई छोटा मोटा नहीं है और इससे हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। दूसरी तरफ देखें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ अभी तक जो रिफाइनरी काम कर रही है वो उनके तरीक़ेकार बहुत पुराने हैं। जो लेटेस्ट गवादर में है, इसके पास जो पेट्रोल को साफ़ करने के हवाले से जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत एडवांस है, जिससे हम पूरी दुनिया में पेट्रोल री एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, गैस कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। और दूसरी बात आपने माइनिंग के हवाले से, तो मैं फिर यही कहूँगा कि देखिए, पंजाब में ऑलरेडी माइनिंग है, निकल रहे हैं बेशुमार, गैस एंड ऑयल पंजाब में भी मौजूद है, बलूचिस्तान में भी मौजूद है, जो निकल चुके हैं। और ये अभी नॉर्थ वज़ीरिस्तान आपने ख़ुद जिक्र किया, ये बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ख़ुद आपके वज़ीर फाइनेंस ने कहा है ये बात कि जो हालात हम देख रहे हैं और जिसमें हम जिस रुख पे बढ़ रहे हैं, हम यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा वक्त आने को है। उन्होंने बहुत वाज़े, बल्कि IMF के हवाले से उन्होंने कहा कि IMF की टीम आ रही है और उन्होंने कहा कि एक टीम यहाँ ऑलरेडी मौजूद है जो 2-3 दिन के लिए आई है और अगली टीम आ जाएगी शायद अगले महीने या एक आध महीने के बाद। तो उन्होंने कहा कि वो जो सारे हर्डल्स हैं वो भी हमारे ख़त्म हो जाएंगे IMF के साथ, और IMF के कोलैबोरेशन से या उनकी मदद से या उनके असिस्टेंस से या उनके मशवरों से, अब जो उनमें एक बात बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, वो ये कि जो टैक्स का हमारा सिस्टम है उसमें हमें हर हाल में उसको दुरुस्त करना पड़ेगा, उसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स के मामले में अभी तक हम काफ़ी पीछे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इसमें मेन जो रीज़न है, जो लीकेज है, हमारी इंटरनल लीकेज है, उन्होंने ख़ुद ये जिक्र किया है जब वो समिट से ख़ताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटरनल लीकेज है वो जब कम होगी तो लोगों को फैसिलिटी भी बढ़ जाएगी और आपका टैक्स का हजम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फातमी साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप। काफ़ी डिटेल एनालिसिस, आज के दिन हमने इकोनॉमी के तमाम एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया। हमारे पास करेंसी रेट्स मौजूद हैं, अपडेट्स मौजूद हैं, देखते चलते हैं आज की मार्केट में क्या रेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक जी। सबसे पहले है यूरो, प्राइस रही बाइंग 292.81 के लेवल पर, सेलिंग वाज 293.33। यूके पाउंड बाइंग रही 353.18, सेलिंग वाज
54.81. US dollar buying रही 279.55, selling was 280.05, and lastly Chinese yuan buying रही 38.58, selling was 38.75. GCC currency updates में सऊदी रियाल बाइंग रही 74.55 रुपीस, selling was 74.68. UAE dirham buying at 76.64, selling was 76.77. Omani Riyal buying rahi 720.75, selling was 722.25, and lastly Kuwaiti dinar buying rahi 906.75, selling was 908.37. ये थे फॉरेक्स अपडेट्स आज की मार्केट में। आज हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे बाद यूएस डॉलर की प्राइस में थोड़ा सा एक हाइक देखा गया है और हमारी मार्केट में 279 to 280 देखा गया है। इट मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा सा एप्रिसिएशन को, रुपी को यहाँ पे देखना होगा कि एप्रिशिएट कैसे करता है, और फाइनली हम स्टेगनेंट रुपी देखना चाहते हैं। वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिनों में करेंसी के हवाले से हमें कोई जो है वो एक इफ्स एंड बट्स ना रेस करना पड़े। दैट्स इट। इसी नोट पे